हाय हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ का आज हम कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। काफी अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए थे अपने फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी। ग्रोथ ऑलमोस्ट 31% से ज्यादा थी। पैट ग्रोथ कंपनी का 50% से ज्यादा था। एंड आरओई का नंबर भी कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप देखोगे तो 24% तक इंप्रूव हुआ है। सो ओवरऑल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अब कौन कौन से हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है FY25 को लेकर के, एंड ओवरऑल नियर टर्म में कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का। कौन कॉल का अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट कह रहा है कि जितनी भी इनके सेगमेंट हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट है, कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है, इनका एक एसेट मैनेजमेंट वाला भी बिजनेस है। तो हर एक सेगमेंट का जो ओवरऑल डिमांड ट्रेजेक्ट्री है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये ओवरऑल मैनेजमेंट अभी फील कर रहा है। एंड इनका जो मिड मार्केट वाला सेगमेंट है, मतलब जहां पे कंपनी मिडिल क्लास कस्टमर्स को मेनली टारगेट करती है, वो सेगमेंट भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। एंड कंपनी बोल रही है ओवरऑल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो ज्योग्राफी के अंदर बहुत अच्छी डिमांड आ रही हो। पैन इंडिया लेवल पे डिमांड जो है वो काफी अच्छी है इनके हर एक सेगमेंट के लिए। देन कैपिटल मार्केट में इनका काफी अच्छा बिजनेस मोमेंटम रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, आईपीओस वगैरह या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन का जो डील होता है, प्लस जो इनका कस्टोडी वाला बिजनेस है उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, पीएमएस का बिजनेस है, एआईएफ का जो क्लाइंट है इनके, इन सारे क्लाइंट से काफी अच्छा ओवरऑल बिजनेस आया है कंपनी को पूरे FY24 के अंदर। और हमने इनके रिजल्ट के अंदर भी डिस्कस किया था कि इनकी जो इतनी अच्छी ग्रोथ देखी है हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसमें वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर रहा है इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस। बिकॉज लास्ट एक दो साल काफी कंसोलिडेटेड रहा था इस ये पर्टिकुलर सेगमेंट इस कंपनी के लिए, लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छी ग्रोथ इस बिजनेस से आई है नुवामा वेल्थ के लिए। देन इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो थोड़ा सा फ्लैट रहा है। एंड अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में थोड़ा सा कम रहा है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। इसका एक रीजन ये है कि जो लास्ट ईयर जो AIF से जो अर्निंग आती है, जो कमीशन आता है कंपनीज को, उसका अकाउंटिंग रूल चेंज कर दिया था रेगुलेटर ने। तो उसकी वजह से इनके रेवेन्यू पे थोड़ा बहुत या ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। बट ओवरऑल काफी अच्छी ग्रोथ नंबर्स रहे हैं। देन कंपनी कह रही है कि नोवामा वेल्थ वाले बिजनेस के अंदर भी काफी अच्छी डिमांड है और अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें मेट्रो सिटी में या टीयर 1 सिटीज जो है वहीं से अच्छी डिमांड आ रही हो। इनफैक्ट जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज हैं वहां से भी काफी अच्छी ओवरऑल डिमांड आ रही है। बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी कस्टमर्स कौन से होते हैं इनके, जो HNIs होता है, जो अल्ट्रा HNIs होते हैं। एंड मेनली ऐसा परसीव किया जाता है कि मेट्रो सिटी से ही अच्छा डिमांड रहेगा यहाँ पे। एंड पुराना अगर हम हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनीज का, बैंक्स का अच्छा खासा बिजनेस जो है वो मेट्रो सिटी से ही आता था। बट नुवामा ने लास्ट कॉन कॉल में भी इस चीज को मेंशन किया था कि इंडिया में सबसे अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्यों लग रही है हमें इस सेक्टर की, बिकॉज जो ग्रोथ है वो पेनेट्रेट हो रहा है टीयर 2, टीयर 3 सिटी के अंदर भी। इसीलिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक इस पूरे सेक्टर का काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये चीज कंपनी कह रही है। देन इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 200 RM रिलेशनशिप मैनेजर्स को ऐड किया है। एंड ये बेसिकली इन्होंने थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर ऐड किया है। मतलब जो पहले पहले दो क्वार्टर जो थे इस फाइनेंशियल ईयर के, वहां पे इतनी ज्यादा हायरिंग नहीं करी थी कंपनी ने। टोटल अगर आप इनका RM बेस देखोगे आज के टाइम पे तो 1100 के आसपास है। एंड कंपनी बोल रही है कि ये एडिशन हम अगले साल भी कंटिन्यू रखेंगे। बिकॉज सी, वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस तो है नहीं है कि इनको नया प्लांट लगाना है, नई मशीनरी लगानी है। इनके लिए एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि नए RM ऐड करना है। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है और तो आपको नए एम्प्लॉयज चाहिए, नए RM चाहिए। बिकॉज वही आके मार्केट में आपके लिए पूरा क्लाइंट लेकर के आएंगे, देन उस क्लाइंट का पूरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करेंगे। तो इनका मेन जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो इनके RM के ऊपर रहता है। कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि अपने RM बेस को नुवामा वेल्थ जो है वो डबल करने को देख रहा है अगले 4 से 5 साल के अंदर। सो उसमें से इन्होंने 200 RM तो इन 2 क्वार्टर्स के अंदर ऐड किया है। प्लस कंपनी क्या बोल रही है, अब इन्होंने बैंक से भी हायरिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखेगा आनंद राठी और नुवामा वेल्थ के बीच में। आनंद राठी क्या बोलता है कि हम बेसिकली जो हायरिंग करते हैं वो जो छोटी छोटी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है उनके RM को हम लेते हैं, वो भी उन RM को जिनका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अपनी अपनी पुरानी कंपनी में उन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी के लिए अच्छा खासा AUM जनरेट किया होता है
वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी या टूल के हेल्प के, मतलब खुद की कैपेबिलिटी पे, खुद की स्किल के ऊपर उन्होंने एक अच्छा खासा एयूएम क्रिएट किया होता है। तब हम उस एम्प्लॉय को, उस आरएम को हायर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। वीजा विज नुवामा क्या कह रहा है कि ये बैंक से इन्होंने हायरिंग करनी स्टार्ट करी है। तो बैंक का अगर आप आरएम का कल्चर देखोगे तो वो बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का जो कल्चर होता है। बिकॉज बैंक्स में जो आरएम होता है उनका सिंपली टारगेट होता है, उनका फोकस क्या होता है कि सेलिंग के ऊपर, प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना है, अपना टारगेट पूरा करना है। मंथली उनका टारगेट होता है कि आपको एसआईपी, फॉर एग्जांपल 5 से 10 एसआईपी करना है, 1 से 2 आपको लाइफ इंश्योरेंस करना है, 1 आपको टर्म इंश्योरेंस करना है, 3 से 4 आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है। तो इस तरीके के टारगेट होते हैं बैंक के आरएम को, एंड उनका पूरा फोकस जो होता है वो इसके ऊपर होता है कि मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है, एंड एट द एंड मुझे वो उसके लिए जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करने हैं मेरे क्लाइंट्स को। ऐसा कल्चर होता है बैंक्स का। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ पे आपको क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना है, क्लाइंट को रिटर्न जनरेट करके देना है, एक ओवरऑल उसका वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन सस्टेनेबल तरीके से उसको करना है। तो कल्चर काफी डिफरेंस है। इसीलिए नुवामा क्या कह रहा है कि ये जो बैंक से हम हायरिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप बैंक से नए एम्प्लॉयज को हायर करोगे तो वहां पे कल्चर अलग है, एंड उसको आपको वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के कल्चर में पूरा कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए उनका ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर, लर्निंग डेवलपमेंट के ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। सो वो इस कंपनी ने स्टार्ट किया है। एंड बिकॉज आनंद राठी ने भी क्या बोला था कि उनका बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। आप अगर हायरिंग का प्रोसीजर देखोगे तो दोनों कंपनीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिकॉज आनंद राठी क्या बोलता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को एटलीस्ट 3 से 4 साल तक का टाइम देते हैं। उतने उतने ड्यूरेशन में वो एज ए जूनियर आरएम या फिर जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उस रोल में वो काम करता है, एंड जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर है वो उस एम्प्लॉय को पूरा ओवरऑल ग्रूम करते हैं 2 3 4 साल तक। देन उसके बाद हम उसको प्रमोट करते हैं एक क्लाइंट फेसिंग रोल के अंदर, जब हमें पूरा श्योर हो जाता है कि ये जो आनंद राठी का कल्चर है उसको आगे अच्छे तरीके से एक्सपैंड करेगा, उस ब्रांड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वीजा विज नुवामा क्या कह रहा है कि हम हायरिंग करने के बाद ही उनका ये प्रोडक्टिविटी वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम काफी लार्ज बेस में हायरिंग कर रहे हैं। जैसे 200 आरएम जो है वो इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर ही ऐड कर दिया है। तो कंपनी कह रही है कि यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी को कम नहीं कर सकते कि उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट पहले पूरा हो जाए, देन हम उनको क्लाइंट फेसिंग रोल के अंदर लेके आए। तो हम वो काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हाँ साथ में हमने लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, सो दैट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इस पूरे कल्चर के अंदर इम्बाइब हो जाए, एंड ओवरऑल नुवामा का जैसा प्रोसीजर रहता है, कल्चर रहता है वेल्थ मैनेजमेंट का, उसको वो आगे लेकर के जाए। तो ये फोकस है नुवामा वेल्थ का। देन कंपनी बोल रही है कि हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफी इन्वेस्ट किया है, और एक इन्होंने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इस क्वार्टर के अंदर, जिसका नाम है वन प्लेटफॉर्म। अब ये वन प्लेटफॉर्म जो है इनका कहना है वो क्लाइंट्स के लिए भी काफी यूजफुल है, आरएम के लिए भी काफी यूजफुल है, एंड एक इनका सेगमेंट है एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर। तो एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर क्या है, ये एम्प्लॉय नहीं है, ये नुवामा के एम्प्लॉय नहीं है। इनको आप बेसिकली बोल सकते हो टाई अप इनका है इन वेल्थ मैनेजर का नुवामा के साथ में, जहां पे ये नुवामा का जितना भी प्रोडक्ट बास्केट है उसका पूरा एक्सेस है, पूरी टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। ये सारा प्रोडक्ट, रिसर्च, टेक्नोलॉजी जो है नुवामा का आगे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अगेंस्ट जो है वो नुवामा रेवेन्यू शेयरिंग लेता है इन एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर्स से। तो इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ये नुवामा के साथ में काम करते हैं। तो कंपनी वही कह रही है कि जो नया प्लेटफॉर्म हमने ऐड किया है वन प्लेटफॉर्म, इससे हमारे आरएम को भी हेल्प होगा, क्लाइंट्स को भी हेल्प होगा, एंड जो हमारे एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर्स हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। देन कंपनी ने एआई बेस्ड एक और टूल लॉन्च किया है, पोर्टफोलियो एनालाइजर। अब ये पोर्टफोलियो एनालाइजर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, बिकॉज इनका कहना है कि इससे जो हमारे आरएम है वो ओवरऑल पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकते हैं हर एक क्लाइंट का अपने मोबाइल ऐप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, एंड ओवरऑल पूरा एक्सेस रहेगा। इससे 3 बड़े बेनिफिट कंपनी कह रही है कि हमारे आरएम को होगा, हमारे ओवरऑल बिजनेस को होगा। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि क्लाइंट के साथ में इंगेजमेंट बढ़ेगा। सो वो इंगेजमेंट कैसे बढ़ेगा, बिकॉज आज के टाइम पे इनका जो आरएम है वो एक क्लाइंट मैनेज कर रहा है, एंड उसका जो भी ओवरऑल पोर्टफोलियो सिर्फ नुवामा के पास में है, उसके पास उसका सिर्फ उसी का एक्सेस है। तो आरएम को कोई आइडिया नहीं है कि उस क्लाइंट का और दूसरे वेल्थ मैनेजर कंपनीज में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है या पूरा पोर्टफोलियो कैसा है। बट ये जो टूल है
इससे एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी इनके आरएम के पास में कि वो इंगेज हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है इनके क्लाइंट के साथ में, उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो देख सकता है कि साइज क्या है पोर्टफोलियो का, कहाँ कहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है, किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है, एंड वहां पे वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इंगेजमेंट बढ़ा, पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी एडवाइस के अंदर। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि हर एक कस्टमर का जो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री का बेसिकली, कि इसमें होता क्या है कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में जितने भी आरएम है, उनका हर एक क्लाइंट को जो है वो एडवाइस अलग रहता है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो आप देख रहे हो कि 10 करोड़ का है एंड उसका एलोकेशन ऑलरेडी इक्विटी में ज्यादा है, बट आरएम को अपना टारगेट पूरा करना है, तो वो क्या करेगा कि वहां पे वो इक्विटी का एलोकेशन और ज्यादा बढ़ा देगा, बिकॉज उसको अपना टारगेट पूरा करना है। तो एडवाइस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। सो इस टेक्नोलॉजी से कंपनी कह रही है कि एडवाइस के अंदर यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। तीसरा बेनिफिट क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आरएम की पर क्लाइंट रेवेन्यू बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। बिकॉज वो कैसे होगा, एचएनआई क्लाइंट्स या अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स की यूजली जो है वो 3 से 4 या उससे भी ज्यादा वेल्थ मैनेजर्स होते हैं। सो उसमें एक किसी भी पर्टिकुलर आरएम को आइडिया नहीं होता है कि उस क्लाइंट का पोर्टफोलियो का साइज कितना है और कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है। अब जैसे ये पोर्टफोलियो एनालाइजर टूल आ गया आरएम के पास में, तो वो काफी अच्छे से उनको एडवाइस कर सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका रिटर्न टारगेट है 15% का एनुअली, लेकिन आपने जो अपना करंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। तो आप अगर उसको इक्विटी में शिफ्ट कर दोगे, इक्विटी के अंदर शिफ्ट कर दोगे, तो आपका यील्ड बढ़ जाएगा, आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई आरएम इस तरीके की पर्सनल एडवाइस जब शेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, तो चांसेस है कि वो जो क्लाइंट है वो फ्रेश कैपिटल जो है वो इस आरएम को देगा, मतलब कि नुवामा को देगा। तो वही कंपनी कह रही है कि इस रिकमेंडेशन से, इंगेजमेंट से, इन्वॉल्वमेंट से ओवरऑल चांसेस क्या है कि पर क्लाइंट रेवेन्यू हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बिकॉज ओवरऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड्स वगैरह हमारे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। देन अगेन वही पॉइंट आ गया कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर नोवामा काफी ज्यादा स्पेंड कर रहा है। अगेन इसका रीजन मेन वही है कि बैंक्स में जो जिस तरीके का कल्चर होता है प्रोडक्ट्स मैनेज करने का, क्लाइंट्स मैनेज करने का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है वेल्थ मैनेजमेंट के कल्चर में। बिकॉज बैंक में एक और फैक्टर होता है, आपका किसी बैंक में अगर अकाउंट है तो वहां पे आपका मेन पर्पस ये होता है कि आपको उसकी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, जो उनका ओवरऑल बैंकिंग के रिलेटेड, डिपॉजिट के रिलेटेड जो सर्विसेज है वो आपको चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट या फिर रिटर्न अर्न करना आपका मेन फैक्टर नहीं होता है, वो तो एक एडिशनल सर्विसेज आपको बैंक प्रोवाइड करता है वहां पे। तो उसके अंदर अगर आपको 8, 9, 10% भी रिटर्न आता है अपने पोर्टफोलियो में, तो क्लाइंट कभी भी वहां पे ये सोचता नहीं है कि मेरा पैसा अगर कहीं और होता तो क्या पता मैं वहां पे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता था। एंड इतना सीरियसली कोई क्लाइंट लेता भी नहीं है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को जब वो कोई बैंक के साथ में मैनेज हो रहा हो, बिकॉज मेन पर्पज तो वहां पे डिपॉजिट का है। एंड कल को अगर 10% की जगह 5% भी रिटर्न आया तो उसमें भी आप अपना बैंक अकाउंट बंद नहीं करोगे, बिकॉज अगेन पर्पज क्या है आपका उस रिलेशनशिप का, बैंकिंग सर्विसेज। लेकिन जब भी कोई क्लाइंट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है तो वहां तो मेन मोटिव यही होता है कि मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज होना चाहिए, डाउनसाइड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो अगर उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो वहां पे एचएनआई क्लाइंट्स के पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के टाइम पे। इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो उनका वर्क कल्चर होता है, उनका प्राइमरी फोकस किस पे होता है, पोर्टफोलियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के ऊपर, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर वहां पे मेन फोकस नहीं होता है। तो इसीलिए नोवामा क्या कर रहा है कि लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है आज के टाइम पे, सो दैट कि वो जो नए इन्होंने एम्प्लॉयज हायरिंग करी है बैंक से, उनको एक अच्छा कल्चर मिले, एक अच्छी लर्निंग मिले, एंड इनके क्लाइंट्स वगैरह का पोर्टफोलियो वो अच्छे से मैनेज करे। बिकॉज इवेंचुअली जो फ्रेश पैसा आना है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि इनके आरएम जो है वो कैसा मैनेज कर रहे हैं इनके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को। सो ये पॉइंट है। देन कंपनी का एक प्रोडक्ट है एमपीआईएस। एमपीआईएस बेसिकली मैनेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम करके कोई इनका प्रोडक्ट है, और नोवामा कह रहा है कि हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इसी प्रोडक्ट के ऊपर है। जितना भी फ्रेश पैसा आता है वो हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं। देन अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट के लिए भी एक इन्होंने इनसाइट शेयर करी है। कंपनी बोल रही है कि जो अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट है इसके अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, सेम जैसा हमने मिड मार्केट का आपको शेयर किया वैसा ही। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे अल्ट्रा एचएनआई इंडिया में सिर्फ टीयर 1 या मेट्रो सिटीज के अंदर ही है। इनफैक्ट इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ये चीज शेयर की थी कि सरप्राइजिंगली भोपाल या इंदौर में जो इन्होंने नया ब्रांच ओपन किया है, नया बिजनेस शुरू किया है,
वहां पे भी बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। तो कंपनी कह रही है कि अल्ट्रा एचएनआईज का डिमांड भी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, एंड ये डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कि क्या वो इतना डीपली पेनिट्रेट कर सकता है, उस लेवल की हायरिंग कर सकता है। बिकॉज अगेन सही टैलेंट को एक्वायर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर आपने जल्दी से ग्रो करने के लिए एम्प्लॉयज की हायरिंग गलत कर ली, जिसके पास स्किल नहीं है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, तो वहां पे चांसेस क्या है कि आपकी रेपुटेशन खराब हो सकता है और आपका बिजनेस आपका कॉम्पिटिटर ले सकता है। सो वो पॉइंट है, कंपनी वही कह रही है कि अगर आप सही टैलेंट एक्वायर कर लो और सर्विसेज सही तरीके से प्रोवाइड करो तो अपॉर्चुनिटी टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ओवरऑल इंडिया के अंदर। देन कंपनी ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्होंने टोटल 6 सिटीज के अंदर एंटर किया है, एक्सपैंड किया है। और ये जो 6 की 6 सिटीज हैं ये मेट्रो सिटीज नहीं है, मतलब कंपनी ने वही टियर 2 टियर 3 मार्केट के अंदर एक्सपेंशन किया है। एंड अगेन वही कह रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का साइज बहुत ज्यादा है। 170 न्यू फैमिली ऑफिसेज, तो कंपनी का जो नुवामा प्राइवेट वाला जो सेगमेंट है इसमें इनके टारगेट क्लाइंट कौन से होते हैं, फैमिली ऑफिसेज, सीएक्सओज मतलब जो कॉर्पोरेट्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है, किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर होता है, ये सारे इनके क्लाइंट्स होते हैं। और फैमिली ऑफिसेज, इन दो को ये केटर करती है अपने नुवामा प्राइवेट वाले सेगमेंट में। तो इसमें इन्होंने 170 नई फैमिली ऑफिसेज ऐड करी है इस क्वार्टर के अंदर। देन कंपनी बोल रही है कि जैसे इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि इनका प्लान है कि ग्लोबली भी एक्सपैंड करना है। तो बेसिकली नुवामा एक 3-वे प्लेटफॉर्म बनाने के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसमें इनके जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन मार्केट के साथ में इंडिया में भी इन्वेस्ट कर लें, जो इंडियन क्लाइंट्स है वो इंडिया मार्केट के साथ में फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लें, एंड जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर ले। तो ये 3-वे प्लेटफॉर्म बनाने के ऊपर फोकस कर रहा है नुवामा वेल्थ, जिसका इनको दुबई के अंदर लाइसेंस वगैरह मिल गया, तो उसका इन्होंने स्टार्ट किया है अभी उसका डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन वगैरह आगे हम ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि लाइसेंस वगैरह मिल गया कंपनी को उसके लिए। देन कंपनी कह रही है कि हमने सिंगापुर चूज नहीं किया, दुबई चूज किया, बिकॉज वहां का इकोनॉमी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हमें फेवरेबल लगता है हमारे बिजनेस के लिए, जिस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट सूटेबिलिटी है, एंड हम काफी कॉन्फिडेंट है कि बहुत जल्दी हम वहां पे ब्रेक इवन भी कर लेंगे। सो ये भी एक पॉइंट है। देन इनका एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है, उसपे कंपनी का जो टोटल एयूएम है वो 7000 करोड़ के आसपास अब ऑलमोस्ट पहुंच गया है। और कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी फंड रेजिंग वगैरह नहीं करी है अपने इस बिजनेस के लिए, लेकिन FY25 में कंपनी बोल रही है कि हम फंड रेज कर सकते हैं, स्पेशली अपने क्रॉसओवर जो फंड है इनका उसके लिए। देन इसके बाद कंपनी ने टोटल जो फंड ऐड किया है, नेट न्यू मनी एडेड, वो 500 करोड़ के आसपास किया है इस बिजनेस में, एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस में। और ये पूरा का पूरा इसका जो 70% पैसा है वो पब्लिक मार्केट में गया। पब्लिक मार्केट मतलब जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती है उसके रिलेटेड जो स्कीम होता है उसके अंदर 70% पैसा गया है कंपनी का। कमर्शियल रियल स्टेट का हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, तो वो फंड भी इन्होंने अब लॉन्च कर दिया, कमर्शियल रियल स्टेट वाला। देन इनका एसेट सर्विसेज जो कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है वो भी काफी अच्छा कर रहा है, डिमांड वगैरह काफी अच्छी रही है वहां से। एंड कंपनी का बोलना है कि हमारा मार्केट शेयर इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला जो बिजनेस है उसमें सडनली 20% पे चला गया हमारा मार्केट शेयर ओवरऑल इंप्रूव होके। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए। इसमें ये बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको केटर करते हैं, एंड डोमेस्टिकली जो AIF कंपनीज होती है, PMS की जो कंपनीज होती है उनको ओवरऑल केटर करती है कंपनी। देन कंपनी का बोलना है कि ग्रोथ तो ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। क्लाइंट एसेट मतलब जो इनका कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है उसमें कंपनी का क्लाइंट एसेट ऑलमोस्ट 107% से ग्रो हुआ है। तो हमने वही डिस्कस किया था कि इस बिजनेस की ग्रोथ नुवामा के लिए बहुत अच्छी रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कॉस्ट टू इनकम अगर आप कंपनी का देखोगे तो वो 62% पे आ गया है इंप्रूव होकर के 69% से। तो ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब इसमें पॉइंट क्या हुआ है कि इंप्रूवमेंट तो हुआ है, कॉस्ट टू इनकम इनका इंप्रूव हुआ है, लेकिन लास्ट 1-2 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो कॉस्ट टू इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट है। मतलब पिछले 2 क्वार्टर से कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है कंपनी के कॉस्ट टू इनकम में। तो इसमें नुवामा क्या बोल रहा है कि हमने जो ये हायरिंग करी है वो मेनली हमने सेकंड हाफ में किया है, सितंबर से हमने हायरिंग स्टार्ट करी है। तो इसीलिए जो हमने हायरिंग करी है उसका इम्पैक्ट आपको अगले 1-2 क्वार्टर में देखने को मिला है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप हायरिंग करते हो तो सडनली आपको उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन कॉस्ट तो आपकी अपफ्रंट लगती है, क्योंकि आपने एकदम से एम्प्लॉयज हायर किया है। अब उसको कल्चर में पूरा इम्बाइब होने में टाइम लगेगा। देन आगे आप देखोगे कि वो रेवेन्यू में बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट उसकी सैलरी वगैरह उसका एक्सपेंसेस वगैरह तो अपफ्रंट आपको बुक करना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी कह रही है कि कॉस्ट हमारी अपफ्रंट यहाँ पे आपको शो हो रही है।
अब इस फाइनेंशियल ईयर में कैसा रहेगा, तो ये कंपनी बोल रही है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम कैसा रहता है। प्लस दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हम फ्रंट एंडेड हायरिंग करते हैं या बैक एंडेड हायरिंग करते हैं। मतलब क्या हुआ, बैक एंडेड हायरिंग मतलब कि कंपनी ने फाइनेंशियल सेकंड हाफ में कंपनी ने हायरिंग वगैरह करी, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें सेकंड हाफ में देखने को मिला। तो कंपनी बोल रही है कि अगर हम फर्स्ट हाफ में हायरिंग कर लेंगे, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में अगर हम हायरिंग कर लेंगे ज्यादा, तो उसका कॉस्ट टू इनकम का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ के अंदर। तो ये ओवरऑल इनका गाइडेंस है। लेकिन कंपनी बोल रही है कि अगर आप 3 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलते हो, तो जैसा हमने लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि हम 800 आरएम टोटल और ऐड करना चाहते हैं। बिकॉज लास्ट कॉन कॉल में कंपनी ने क्या बोला था कि अगले 4 से 5 साल के अंदर हम डबल करना चाहते हैं अपने आरएम का बेस। तो इस साल तो इन्होंने 200 ऐड कर दिए ऑलरेडी। अगले 3 साल में इनका टारगेट है कि 800 आरएम ये और ऐड करना चाहते हैं। इसमें ऑब्वियसली इनका कॉस्ट टू इनकम थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और कंपनी बोल रही है कि 3 साल के बाद हम हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो 60% के आसपास देख रहे हैं। आज 62% है, 3 साल में लगातार हायरिंग वगैरह चलती रहेगी और कॉस्ट टू इनकम इनका 60% के आसपास आएगा। देन एयूएम ग्रोथ के ऊपर कंपनी बोल रही है कि जो फ्रेश पैसा आता है हमारे बिजनेस में वो 10 से 12% पे ग्रो होता है। जो फ्रेश पैसा आ रहा है क्लाइंट से या फिर आपने नया क्लाइंट लेकर के आए, उससे 10 से 12% की ग्रोथ रहती है। प्लस उसमें आप कंपाउंडिंग फैक्टर भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज मार्केट से भी रिटर्न मिलता है। जैसे इस साल काफी अच्छे रिटर्न आ गए। तो एयूएम ग्रोथ जो है वो कंपनी बोल रही है 18 से 20% के आसपास रहेगा। डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, 10 से 12% तो हम इजिली जो फ्रेश पैसा है वहां से जनरेट कर लेंगे। इसके बाद इनका जो पीएमएस और एआईएफ वाला जो प्रोडक्ट है उसका एलोकेशन कंपनी ने बढ़ाना शुरू करा है। बिकॉज इनका टारगेट है कि जो एआरआर होता है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, तो यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू आए। सेम जैसे आनंद राठी का भी हमने डिस्कस किया था कि आनंद राठी भी आज के टाइम पे यही फोकस कर रहा है कि उसका जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है वहां से ज्यादा रेवेन्यू आए, उन प्रोडक्ट से ज्यादा रेवेन्यू है। बिकॉज इसमें डिफरेंस क्या है, जो कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, उसमें आपको अपफ्रंट कमीशन मिल जाता है। या और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपको अपफ्रंट कमीशन मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि आपने आज प्रोडक्ट को बेचा, आज आपको कमीशन मिल गया। लेकिन जो एआरआर होता है, जैसे म्यूचुअल फंड का क्या होता है कि हर साल आपको रिकरिंग रेवेन्यू आता है। तो उसमें क्या है कि आप एक कंपनी का, एक बिजनेस का रेवेन्यू का थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी लगा सकते हो, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है कि इतना रेवेन्यू तो कंपनी का आना ही है, बिकॉज इनका ओवरऑल एयूएम का बेस इतना है। तो इसीलिए मोस्टली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है वो आज के टाइम पे एआरआर वाले मॉडल पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। सो वही नुवामा भी कह रहा है। देन एसेट मिक्स अगर हम इस कंपनी का देखें आज के टाइम पे, तो 40% इन्होंने पैसा इक्विटी में डाला है, 15% पैसा इन्होंने फिक्स्ड इनकम में डाला है, और बाकी का जो पैसा है वो इनका एमपीआईएस में है, जो इनका मेन प्रोडक्ट है। कंपनी बोल रही है कि ऑपरेटिंग लिवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट है। कंपनी बोल रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमें मिलना कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज लास्ट 4-5 साल के अंदर जो मेजर कॉस्ट एडिशन था वो हमने ऑलरेडी कर दिया। टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना था, कर दिया। ब्रांचेस पे करना था, कर दिया। मैन पावर पे करना था, कर दिया। प्रोडक्ट पे करना था, कर दिया। ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे करना था, वो कर दिया। तो मेजर कॉस्ट एडिशन हमने लास्ट 4-5 साल के अंदर कर दिया है। अब यहां से जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा, हमारा एयूएम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, तो उसके कंपैरिजन में कॉस्ट इतना नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने एक ये नंबर भी कोट किया है कि अगर यहां से हमारा कॉस्ट 1 रुपए बढ़ता है, तो जो रेवेन्यू है, जो बिजनेस है, उस कॉस्ट एडिशन की वजह से वो 3x बढ़ेगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के पास में, और इसीलिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज हमें मिलना चाहिए आने वाले टाइम में, बिकॉज कॉस्ट वगैरह तो हमने ऑलरेडी कर दी है। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? टेक्नोलॉजी की वजह से। लगातार कंपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही है। जैसे इन्होंने वो पोर्टफोलियो एनालाइजर टूल ऐड किया है। प्लस ये जो नए आरएम आए हैं, इनके बैंक से आरएम आए हैं, सो बैंक से जो आरएम आए हैं, कंपनी बोली उसमें एक एडवांटेज क्या है कि इन आरएम को एक चीज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो क्या है? प्रोडक्ट सेलिंग में। मतलब ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, जो डिपॉजिट के प्रोडक्ट होते हैं, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होते हैं, ये सब बेचने का इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनको जब हम ट्रेन कर देंगे वेल्थ मैनेजमेंट के कल्चर में, एंड जो हमारे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनके पास में आ जाएगा, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ से हमारी और बढ़ेगी। प्लस उसमें टेक्नोलॉजी को भी हमने ऐड कर दिया है, तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट इतना बढ़ेगा नहीं, जिससे हमारा ओवरऑल बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना चाहिए। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है कि सेल्स ग्रोथ से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ज्यादा रहेगा, ऐसा कंपनी का ओवरऑल गाइडेंस है। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। देन कंपनी बोल रही है कि इनका जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। तो अब पॉइंट ये आता है कि वैसे तो ये वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, लेकिन ये लोन भी देते हैं। लोन किसको देते हैं? जो ये सीएक्सओज होते हैं
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स वगैरह, इनको ईसॉप मिलता है आज के टाइम पे हर एक कंपनी से। तो इस ईसॉप के अगेंस्ट में लोन देती है नुवामा वेल्थ। आप इसको लोन अगेंस्ट शेयर भी बोल सकते हो। तो नुवामा क्या बोल रहा है कि ये जो लोन होता है ये कोई स्टैंडर्ड लोन नहीं होता है, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वैसा लोन नहीं है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजेस होती है। तो कंपनी बोल रही है जैसे आपने किसी को लोन दिया और उसका जो प्रोसेसिंग फी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अमोर्टाइज करते हो। देन इन केस अगर कोई, बिकॉज कस्टमर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है इन कस्टमर्स की, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कस्टमर टाइम से पहले ही रीपे कर देता है। तो टाइम से पहले उसने रीपे कर दिया, अब आपको सडनली उसका अकाउंटिंग पूरा चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज गेन आपने अपफ्रंट उसको अकाउंट कर लिया था, पैसा अब उसका एकदम से पहले पहले ही आ गया उस कस्टमर का। तो उस अकाउंटिंग चेंज की वजह से कंपनी बोल रही है कि कई बार आपको दिखता है मार्जिन हमारा क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे फ्लक्चुएट हुआ है। बट बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप वाई वाई बेसिस पे हमारे मार्जिन को देखोगे तो आपको ओवरऑल अच्छा आइडिया लगेगा। देन कंपनी कह रही है कि कैश फ्लो हमारा बहुत स्ट्रांग है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, अगेन वही पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग या कुछ प्लांट वगैरह तो लगाती नहीं है ये, तो कैश फ्लो इनका काफी स्ट्रांग रहता है। और कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड के ऊपर पॉलिसी बना रही है। सो बेसिकली जो भी इनका एक्स्ट्रा कैश फ्लो होगा वो ही अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। देन कंपनी बोल रही है कि एमपीआईएस जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 30 से 35% हमारा टोटल पैसा लगा हुआ है। अब पॉइंट ये आता है कि टोटल मतलब नुवामा ये बोल रही है कि जो नया पैसा आता है उसमें ज्यादा पैसा ये एमपीआईएस में डालते हैं, लेकिन फिर भी इसका पूरे एयूएम में जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 से 35% है। तो इसका रीजन ये है कि जो इनका इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें M2M के ऊपर काम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ब्रोकिंग में, इक्विटी में जो इनका एयूएम लगा हुआ है उसमें लास्ट एक साल में रिटर्न काफी अच्छा आया, इक्विटी में 20-25% रिटर्न आया है। तो उसका M2M बढ़ने की वजह से उनका एलोकेशन बढ़ जाता है पूरे एयूएम में, और जैसे इनका ये एमपीआईएस है इसका एलोकेशन कम हो जाता है। सो कंपनी बोल रहा है कि ये M2M की वजह से होता है, अदरवाइज हम मेन फोकस तो हमारा एमपीआईएस प्रोडक्ट के ऊपर ही है, और इसको कंपनी 25 से 30% पे ग्रो करने का टारगेट कर रही है ओवरऑल। यील्ड के ऊपर कंपनी का बोलना है कि स्टेबल रहने चाहिए यहां से जहां आज के लेवल्स पे है। क्यों? बिकॉज कंपनी म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इनमें ज्यादा फोकस कर रही है। अगेन वही पॉइंट बोल रही है कंपनी की, जो बैंक से एम्प्लॉय हमने हायर कर रहे हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्ट्स को सेल करने का, और हमारा फोकस भी है कि पीएमएस, म्यूचुअल फंड वगैरह हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें, क्योंकि इनकी यील्ड यूजली जो है वो 1% से ज्यादा मिलती है। तो इसलिए हमें एक्सपेक्टेड है कि यील्ड हमारा ओवरऑल करंट लेवल्स के आसपास रहना चाहिए। अगेन ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट टू इनकम के ऊपर। तो कंपनी बोल रही है कि अगर आज हम हमारी हायरिंग करना बंद कर देते हैं तो अगले 2 साल के अंदर आप देखोगे कि हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो 60% पे आ जाएगा। मतलब हायरिंग करते रहेंगे तो 3 साल लगेगा 60% आने में, हायरिंग रोक देंगे तो 2 साल के अंदर 60% आ जाएगा। देन कंपनी बोल रही है कि अगर हम हायरिंग बिल्कुल ही रोक देते हैं तो उसके बाद 2 साल में 60% आ जाएगा। देन ग्रेजुअली आप देखोगे कि हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो 50 से 55% पे आ गया है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि 50 से 55% से नीचे का कॉस्ट टू इनकम हम नहीं देखते हैं हमारे बिजनेस का। उसका रीजन ये है कि इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी स्ट्रांग है एटलीस्ट अगले 10 साल तक हमारे बिजनेस की। दूसरा, हमारा साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा एयूएम है, बहुत कम मार्केट्स के अंदर है हम अभी, तो बिजनेस जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। तो हम नहीं देखते हैं कि ऐसा कोई भी टाइम आएगा जहां पे हम हायरिंग बिल्कुल ही बंद कर देंगे। ऑब्वियसली अगर कोविड जैसा कोई सिनेरियो हो गया तो 1-2 साल आप देख सकते हो कि हायरिंग वगैरह कम कर देंगे हम, बट मोर और लेस हर एक साल में हमारी हायरिंग चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो हम 50 से 55% में टारगेट कर रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। मतलब बिजनेस ये बोल रहा है कि ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है, ग्रोथ हम फोकस रहेगा हमारा, कॉस्ट टू इनकम हमारा ग्रेजुअली, मतलब यहां से बढ़ेगा नहीं लेकिन धीरे धीरे 50 से 55% पे एटलीस्ट रहेगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा कॉस्ट टू इनकम आ जाएगा, एंड वो आना भी नहीं चाहिए बिकॉज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड एज अ शेयर होल्डर हमको चाहिए कि बिजनेस और इन्वेस्ट करे और स्पेंड करे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करे। इतना बड़ा मार्केट है, बैंक्स भी हैं इसके अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, अनऑर्गेनाइज छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं, तो सबका मार्केट शेयर आपको गेन करना है। वो आप कैसे करोगे? जो आप लगातार इन्वेस्ट करते जाओगे। तो ये ओवरऑल इनका टारगेट है। देन कंपनी बोल रही है कि एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है इनका वो भी इन्वेस्टमेंट फेज में है और धीरे धीरे उसमें ब्रेक इवन आना शुरू होगा। 1 से 2 साल के अंदर उसमें ब्रेक इवन आ जाएगा एंड उसके भी मार्जिन वगैरह बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कैपिटल मार्केट का एक इनका ऐसा बिजनेस है जिसका मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो हमने भी डिस्कस किया कि वहां से बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। लेकिन कंपनी बोल रही है कि इसको, क्योंकि कैपिटल मार्केट का बिजनेस जो है वो सिक्लिकल होता है, स्टेबल बिजनेस नहीं है वो,
कभी साइकिल बहुत अच्छा चलता है, कभी साइकिल बहुत स्लो चलता है, तो डाउन टर्न उसमें काफी जल्दी आता है। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि उसको हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है अपने ओवरऑल बिजनेस को, ग्रुप को, कि कल को अगर हमारा कैपिटल मार्केट का बिजनेस फॉर एग्जांपल 10% से बढ़ता है, तो आज उसका कॉस्ट टू इनकम 53% है, वो यहां से और इंप्रूव होगा। अगर 10% से कैपिटल मार्केट का बिजनेस बढ़ा तो कॉस्ट टू इनकम 53% से और इंप्रूव होगा, कम होगा। अगर फ्लैट रहता है, कैपिटल मार्केट का बिजनेस बढ़ता ही नहीं है, रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट रहता है, तो कॉस्ट टू इनकम भी वही रहेगा। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट का बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो 10% से गिरता है, तो उसका कॉस्ट टू इनकम 53% से बढ़ करके 56-57% तक जा सकता है। पॉइंट ये आता है कि क्या कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसके टोटल बिजनेस के ऊपर। तो नुवामा कह रहा है कि इवन दो अगर इसका रेवेन्यू 10% से गिरता भी है, इसका कॉस्ट टू इनकम 56-57% जाता भी है, फिर भी इसका पूरा इंपैक्ट जो है वो हमारे पूरे बिजनेस के ऊपर हार्डली 100 बेसिस पॉइंट का पड़ेगा, यानी कि 1% का पड़ेगा मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर किया है कि अनटिल एंड अनलेस कोई कोविड जैसा सिनेरियो नहीं आ जाता है इस बिजनेस के अंदर कि बहुत ही ज्यादा डिसरप्शन हो गया है, तब तक कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला हमारे पूरे बिजनेस के ऊपर। तो इसको कंपनी ने बस एज अ सपोर्ट रखा हुआ है कि यहाँ से एक्विजिशन वगैरह भी हो जाती है और एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है रेवेन्यू को। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस की सिक्लिकलिटी की वजह से नुवामा वेल्थ के वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस पे या एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस पे कोई बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद कंपनी कह रही है कि एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस अगेन अच्छा ही कर रहा है, मार्केट शेयर कंपनी उसमें गेन करती चली जा रही है। एंड जो एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है इनका, एएमसी वाला जो बिजनेस है, उसमें कंपनी बोल रही है कि बेसिकली हमारे 3 स्ट्रेटेजी है। पहला स्ट्रेटेजी है कि प्राइवेट मार्केट में इनका एक क्रॉसओवर फंड है। क्रॉसओवर फंड क्या होता है, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है उनमें भी इन्वेस्ट करता है और जो प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज होती है उनमें भी इन्वेस्ट करता है। तो एक उनका वो फंड है, उसमें कंपनी बोल रही है कि वहां पे हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, साइज अच्छा है, स्केल अच्छा है, तो उसमें हम लगातार डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। इसके साथ में इन्होंने एक लेट स्टेज फंड भी ऐड किया है। अब लेट स्टेज फंड क्या होता है, एक तो होता है आपका किसी आप स्टार्टअप में बहुत इनिशियली इन्वेस्ट करते हो जब वो स्टार्टअप बन ही रहा है, पूरा बिजनेस बिल्ड हो रहा है। लेट स्टेज फंड होता है जब वो स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल बन गया है, अब वो ग्रोइंग फेज में, अब उसमें ग्रोथ आ रही है, तो उसको वहां पे जो फंडिंग करते हैं उसको बोलते हैं लेट स्टेज फंडिंग। तो वो वाला फंड कंपनी लॉन्च कर रहा है अपने एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर, एंड वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बढ़ा रहे हैं। पहले ये कंपनी खुद से, इनके जो सेल्स पर्सन थे वो जाकर के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन प्रोडक्ट्स को, इन स्कीम्स को, बट अब कंपनी अपना ओवरऑल अलग अलग 6 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में इन्होंने टाई अप किया है, बैंक्स के साथ में टाई अप किया है, तो वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। पब्लिक मार्केट में भी इनका फंड है, 3 से 4 फंड है। एक है इनका लॉन्ग शॉर्ट फंड जिसमें कंपनी मतलब स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती है, प्लस जो आपका डेरिवेटिव होता है ऑप्शंस वगैरह वहां पे भी करती है। इसमें कंपनी बोल रही है कि हम किसी भी लॉन्ग टर्म लार्ज कैप फंड जो है उसको बीट कर सकते हैं, उसके रिटर्न को बीट कर सकते हैं। दूसरा इनका फंड है एब्सोल्यूट फंड बेसिकली इनका कहना है कि एक रिप्लेसमेंट है एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट का। इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें आपको 7% 8% गारंटी रिटर्न मिलता है, तो कंपनी बोल रही है कि उसका रिप्लेसमेंट है और इसका भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर एक इनका मिड और स्मॉल कैप वाला फंड है, और अब कंपनी एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने का टारगेट कर रही है अपने ये पब्लिक मार्केट वाले फंड में। फ्लेक्सी कैप फंड तो इसको बोला जाता है ऑल वेदर इक्विटी फंड। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड अपने मतलब उनकी जो प्रेफरेंस होती है, उनको जो लगता है मार्केट में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है, हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई कैपिंग नहीं होती है फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। तो कंपनी बोल रही कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड हम ऐड करेंगे, इससे हमारा बिजनेस भी ओवरऑल और अच्छा चलेगा, प्लस साथ में कमर्शियल रियल एस्टेट वाला जो फंड है वो तो चल ही रहा है। ये है। इसके साथ में कंपनी बोल रही कि हमने लास्ट कॉन कॉल में भी जो डिस्कस किया था नुवामा का प्राइवेट क्रेडिट, कंपनी बोल रही ये भी एक सेगमेंट है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट अभी तक हम श्योर नहीं है कि इसमें हमें जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि प्राइवेट इक्विटी में पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे प्लेयर्स ने एंटर किया है और अभी हमें ये ओवर क्राउडेड लगता है ये एरिया, तो इसको हम काइंड ऑफ अभी अवॉइड कर रहे हैं, बट सोच रहे हैं कि इसमें हम एक्सपैंड कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कब, टाइमिंग को लेकर के। सो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी बोल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में FY25 में आज इनका एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का जो AUM है वो 7,000 करोड़ है। कंपनी बोल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर FY25 के अंदर ये जो तीनों चारों कैटेगरी है इनकी, पब्लिक मार्केट, क्रॉस ओवर फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, जितनी भी ये कैटेगरी है, इन सब फंड के को इंक्लूड करके नुवामा जो है वो ऑलमोस्ट 3,000 से के आसपास का नया AUM ऐड करने का टारगेट कर रहा है FY25 के अंदर, जिससे
इनका टोटल एयूएम जो है वो 10,000 करोड़ हो जाएगा अपने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का। और कंपनी का बोलना है कि एक बार जब हमारा एयूएम इस बिजनेस के अंदर 20,000 करोड़ क्रॉस कर देगा तो आप देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है हमें इस बिजनेस से। क्यों? क्योंकि हमने इसकी भी पूरी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पिछले 2-3 साल के अंदर। इसका फंड मैनेजर हमने हायर कर लिया है, पूरी इन्वेस्टमेंट टीम हायरिंग कर ली है, ऑपरेशन टीम हायरिंग कर ली है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम हायरिंग कर ली है, सेल्स टीम हायरिंग कर ली है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो मेजर जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी इस बिजनेस के लिए भी हमने ऑलरेडी कर दिया है। एंड एक बार जब ये 20,000 करोड़ का एयूएम बढ़ जाएगा और ग्रो होना होगा, स्केल आएगा बिजनेस के अंदर, तो हमें इसके अंदर भी एक अच्छी खासी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। तो इसको लेकर के हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल था नुवामा का। रिजल्ट हमने देखा काफी अच्छा है, नियर आउटलुक भी काफी स्ट्रांग लगता है कंपनी का, लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है नए नए सेगमेंट्स के अंदर। बिजनेस टीयर 3 टीयर 4 मार्केट के अंदर भी जा रहा है। आरओई का नंबर 24% आया है। सो ओवरऑल एक काफी अच्छे स्पेस में लगता है, हर एक सेगमेंट पे अच्छा फोकस है कंपनी का। एक प्रॉब्लम जो हम बोल सकते हैं वो कॉस्ट टू इनकम को लेकर के है कि अगर ये हायरिंग थोड़ी सी अग्रेसिवली करते हैं तो मे भी इनका कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा बढ़ सकता है। बट क्या वो मेजर कंसर्न है? नहीं, बिकॉज बिजनेस को तो ग्रो करना ही है उसको। अगर कॉस्ट बचाने के चक्कर में अगर बिजनेस आज अपनी ग्रोथ के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर देगा तो ये बड़ी कंपनी तो बन नहीं सकती कल को चल के। सो वहां पे हमको क्या चाहिए कि ये एक्सपैंड करे, बिजनेस बढ़ाए, लेकिन कॉस्ट टू इनकम को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कि वो प्रॉफिट को हिट करने लग जाए नेगेटिवली। सो उसको हम ट्रैक करते रहेंगे। अदरवाइज बाकी सारे पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ काफी अच्छा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। कंपनी का टारगेट है कि यील्ड जो है इनका वो भी बढ़ेगा। एआरआर मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, उसका शेयर बढ़ाने के ऊपर फोकस है। तो एक काफी अच्छे फेज के अंदर लगता है नुवामा वेल्थ। स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो पहले ही बहुत लुक्रेटिव लेवल पे था, अब तो और करेक्शन आ गया है स्टॉक के अंदर। एंड यहां से अगर मैं 1 ईयर फॉरवर्ड पी इस स्टॉक का देखता हूं, अज्यूमिंग 20% ग्रोथ, 20% ग्रोथ भी, तो भी 20-21 के आसपास का 1 ईयर फॉरवर्ड पी आता है स्टॉक का। सो स्टॉक काफी लुक्रेटिव लेवल पे है, रिजल्ट अच्छा है, FY25 का गाइडेंस काफी अच्छा है एंड नियर आउटलुक भी कंपनी का बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आगे ट्रैक तो इसको करते ही रहेंगे। अभी जुलाई या अगस्त के बीच में इनका फिर से रिजल्ट आएगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 का, उसको भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज इंपॉर्टेंट वही है, बिजनेस आज अच्छा है लेकिन अगले क्वार्टर में खराब हो सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है, आउटलुक चेंज हो सकता है। इसलिए ट्रैक करना हमेशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत डायनामिकली चेंज होती है। और बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते जाओ हर एक बिजनेस को, सो दैट आपको आइडिया हो कि जहां पे आपने पैसा लगाया है, जिस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में आपने रखा है, उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है। तो वो हम ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे एंड फोकस यही करना है हमें, माइक्रो के ऊपर, मैक्रो के ऊपर नहीं। मैक्रो में अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, फिर आप देखोगे कोई नया इवेंट आएगा, वो इवेंट चलते रहेंगे। एंड अगर आप वहां फोकस करोगे तो कभी भी आप, जैसा अभी करेक्शन हुआ मार्केट के अंदर, वहां पे आप कभी भी कन्विक्शन के साथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को बैक नहीं कर सकते, बिकॉज आपका फोकस मैक्रो पे है। तो माइक्रो पे फोकस करना है। अगर करेक्शन आ भी रहा है मार्केट में तो आप और दोबारा पढ़ लो, 3 बार 4 बार उस बिजनेस को पढ़ लो, अपना कन्विक्शन बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। एंड वो कहां से आएगा? जब हम माइक्रो मतलब बिजनेसेस को ट्रैक करते रहेंगे। तो हमें यहीं पे फोकस करना है। अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे कंपनी के 1-2 क्वार्टर में, 1-2 मंथ के बाद, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड जो भी आपके डाउट्स है वो आप यहाँ पे ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था कॉन कॉल का, नुवामा वेल्थ का। थैंक यू वेरी मच।